हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल ई पाठशाला। मैं सारिका मोना ई पाठशाला पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ और एमसीक्यूज की। इससे पहले भी यहाँ पे 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर आई कार्ड से देख सकते हैं। तो देखिए, जो सेशन हमारा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी आपको नई नॉलेज मिलने वाली है और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पता होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपको शायद ना पता हो। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस फॉर्मेट में कंप्यूटर डेटा स्टोर करता है? डेसिमल में, बाइनरी में, हेक्साडेसिमल में या ऑक्टल में? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका बी, बाइनरी में। कंप्यूटर में जितना भी डेटा आपका स्टोर होता है या जितना भी डेटा होता है वो बाइनरी की फॉर्म में होता है। जानते हैं कैसे? बाइनरी नंबर सिस्टम को हिंदी भाषा में द्विआधारी संख्या प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें केवल 2 अंकों का प्रयोग होता है, 0 और 1 का, इसलिए हम लोग द्विआधारी संख्या प्रणाली कहते हैं। और इसका जो बेस होता है वो आपका होता है 2। देखिए, जहाँ पे 0 का मतलब होता है स्विच ऑफ और 1 का मतलब होता है स्विच ऑन, तो ये बात आपकी याद रखने वाली है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंटरनेट का जनक किसे कहा गया है? चार्ल्स बेबेज को, विंडसर्फ को, डेनिस रिच या मार्टिन कूपर को? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका बी, विंडसर्फ। ठीक है, ये आपके इंटरनेट के जनक कहलाते हैं। देखिए, विंड ग्रे सर्फ इनका पूरा नाम है। ये एक अमेरिकी इंटरनेट अग्रणी है और इन्हें इंटरनेट का पिता कहा जाता है। ठीक है, देखिए इस शीर्षक को इन्होंने किसी के साथ साझा किया। किसके साथ? TCP/IP जो है उसके जो सह डेवलपर हैं, को डेवलपर हैं, बॉब केहन, उनके साथ इन्होंने इसको शेयर किया। अगर देखिए आपके थर्ड ऑप्शन की बात करें डेनिस रिच की, तो ये क्या है? ये भी एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। इन्होंने सी प्रोग्रामिंग, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और बी प्रोग्रामिंग केम थॉमसन के साथ मिलकर बनाया था। मार्टिन कूपर जो आपका डी ऑप्शन है, ये जो है इन्होंने देखिए सबसे पहले मोबाइल फोन का निर्माण किया था 1970 में। तो बहुत ही याद रखने वाली बात है, क्योंकि इन सबसे भी क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं कि मार्टिन कूपर ने किसका आविष्कार किया। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, ऐसे 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मोबाइल फोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? ए है सागा 220, बी है परम 8000, सी है एनियाक या डी है परम 6000? इसका सही उत्तर होगा आपका परम 8000। परम 8000 एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है जो कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। देखिए, जुलाई 1991 में ये सामने आया था, भारत में आया था, लॉन्च हुआ था। और देखिए इसमें क्या है, 64 CPU का यूज हुआ था। चूंकि ये सुपर कंप्यूटर होते हैं, यानी कि बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं, तो इनमें 64 CPU का यूज हुआ था। और देखिए इसमें इनमॉस T800 ट्रांसड्यूसर्स, जो कि एक तरह के माइक्रो प्रोसेसर थे, तो इनमें इसका यूज किया गया था। और देखिए ये एक मल्टीटास्किंग कंप्यूटर था और क्या था, उस दौर में सबसे आगे था, और जो सुपर कंप्यूटर थे उसमें सबसे आगे था। तो ये तो रही सुपर कंप्यूटर परम 8000 की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अटल पेंशन योजना क्या है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड करना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए वर्कर्स को प्रोत्साहित करना, या 60 साल के बाद फिक्स पेंशन का भुगतान करना, या फिर ऑप्शन उपरोक्त सभी? तो देखिए APY यानी कि अटल पेंशन योजना के में ये सारे ही स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगर बात करें कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, देखिए जो हमारी सामाजिक सुरक्षा होती है वो भी प्रोवाइड की जाती है APY द्वारा। और यदि कोई स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होता है, यानी कि खुद से सेवानिवृत्त होता है, तो उन वर्कर्स को प्रोत्साहित किया जाता है और 60 साल के बाद एक फिक्स पेंशन का भुगतान आपको किया जाता है। देखिए APY यानी कि अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। ठीक है, APY के तहत देखिए 60 साल की उम्र में कोई 1000, 2000 या 3000 या 4 या फिर 5000 प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दिया जाता है। और भारत का कोई भी नागरिक APY योजना में शामिल हो सकता है, लेकिन इसके लिए क्या है, एक पात्रता है। पात्रता क्या है कि ग्राहक जो उसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए और उसका एक अकाउंट होना चाहिए, कहाँ पर? डाकघर में या बचत बैंक में एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है? .text, .ntd, .taxt, .txt?
इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका डी। ठीक है, नोटपैड फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .txt। नोटपैड फाइल में हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो इसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा .txt। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? जेम्स गॉसलिंग ने, स्टीव जॉब्स ने, मार्टिन कूपर ने, क्रिस्टोफर लॉथम शोल्स ने। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका डी, क्रिस्टोफर लॉथम शोल्स। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि 1700 दशक के अंत में और 1800 के शुरुआती दिनों में बहुत सारे टाइपिंग और लेखन डिवाइस बनाए गए, लेकिन पहला अगर व्यवहारिक टाइपराइटर और शब्द टाइपराइटर सबसे पहले 1868 में क्रिस्टोफर शोल्स द्वारा विकसित किया गया, पेटेंट कराया गया और इसे पहला टाइपराइटर माना गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्रिस्टोफर शोल्स, जिन्होंने पहले कीबोर्ड का आविष्कार करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। EEPROM का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीच ओनली मेमोरी या फिर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रैक्टिस रीच ओनली मेमोरी। इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा आपका बी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए ये रोम का एक प्रकार का पार्ट है, भाग है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अधिकतम रकम का चेक हो सकता है, आपको बताना है कि अधिकतम रकम का चेक कितने अमाउंट का हो सकता है? 100 करोड़ का, कोई लिमिट नहीं है, या 1 करोड़ का, या नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी, नो लिमिट। ठीक है, अधिकतम रकम का चेक हमारे उसके लिए कोई लिमिट नहीं रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का, 32 बिट का, 62 बिट का, या 16 बिट का? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 48। ठीक है, देखिए मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस, मैक का पूरा नाम होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आपको कि समझ में आ जाए। देखिए ये क्या है, IEEE 802 नेटवर्क के सभी नेटवर्क्स में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और देखिए इस नेटवर्क में IEEE 802 नेटवर्क में एक लेयर होती है डाटा लिंक कंट्रोल लेयर। इसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक लॉजिकल लिंक कंट्रोल और एक होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल यानी कि मैक। तो ये जो मैक है हमारा, ये DLC का दूसरा पार्ट होता है। ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और देखिए ये क्या है, नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस का मैक एड्रेस सार्वभौमिक विशिष्ट होता है, यानी कि यूनिवर्सल यूनिक होता है और हर डिवाइस को एक अलग मैक एड्रेस असाइन किया जाता है। ठीक है, जो भी नेटवर्क से जुड़े थे उनको एक एड्रेस असाइन किया जाता है, जिससे कि भौतिक पहचान से डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, मैक एड्रेस के थ्रू डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं। तो ये होता है हमारा मैक एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रयोग होता है, आपको बताना है कौन सा प्रोटोकॉल? HTTP, टेलनेट, FTP या TCP/IP। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका TCP/IP। हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होना, समझ ना आ रहा हो। देखिए मतलब यहाँ पे अगर इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट जो है हमारा, जब हम किसी भी नेटवर्क से हम लोग डाटा का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, मतलब कम्युनिकेट करते हैं किसी रिसीवर से, जैसे आप सेंडर है, आपने किसी को डाटा सेंड किया, तो जो हमारा डाटा होता है वो बहुत सारे पैकेट्स में बढ़ जाता है। तो TCP/IP क्या करता है, उस डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये सारा जितना भी काम होता है वो आपका TCP/IP के थ्रू होता है। TCP का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है, देखिए इधर से उधर करना, कंट्रोल यानी नियंत्रित करना। ठीक है, और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जितना भी इंटरनेट के थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है वो TCP और IP संभालता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पर्सनल कंप्यूटर का व्यवसायीकरण प्रारंभ किया गया था? IBM के द्वारा, एप्पल के द्वारा, कॉम्पैक के द्वारा या फिर HCL के द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका IBM। ठीक है, जितने भी पर्सनल कंप्यूटर है उसका व्यवसायीकरण आपका IBM के थ्रू शुरू किया गया था। IBM देखिए क्या है, एक IBM द्वारा निर्मित पर्सनल कंप्यूटर को IBM PC भी कहते हैं। तो IBM क्या एक कंप्यूटर निर्माण करने वाली कंपनी थी। और देखिए पहले क्या था, इस कंप्यूटर की क्षमता बहुत कम थी, साथ ही आकार में इतना छोटा था कि किसी मेज के कोने पर भी रखा जा सकता था। जब ये पर्सनल कंप्यूटर बनना स्टार्ट हुए तो क्या था, आकार बहुत ही छोटा था और क्या था कि मतलब बहुत छोटी सी जगह पे ही रखा जा सकता था। और यह इतना लोकप्रिय हुआ कि कंप्यूटर बनाने वाली सभी कंपनीज ने PC बनाने
शुरू कर दिए और इसके साथ ही इनकी क्षमता बढ़ाने का प्रयास भी प्रारंभ हुआ। कि सबसे पहले जो पीसी आया था वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं था, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो जब धीरे धीरे कंप्यूटर बनना शुरू हुए तो क्या किया गया, इनकी क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया गया और साइज छोटा से छोटा करने की कोशिश की गई। तो उसका निष्कर्ष आज ये कि आप लैपटॉप्स, मोबाइल का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिप का अर्थ क्या है? कंपास फाइल, कंप्यूटर फाइल, कंप्रेस्ड फाइल या नन ऑफ दीज? तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका सी, कंप्रेस्ड फाइल। ठीक है, जिप क्या है? एक तरह की कंप्रेस्ड फाइल होती है। देखिए, अगर आपको मान लीजिए आपका डेटा है वो किसी फाइल के रूप में सेव है, ठीक है, आपके पास 20 प्रोजेक्ट है जो MS वर्ड में बने हैं और इसकी आपका एक फोल्डर है, तो आप वो फोल्डर डायरेक्ट शेयर नहीं कर सकते। एक तो उसका साइज बहुत लंबा होता है और डायरेक्ट फोल्डर आपका नहीं शेयर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जिप में कर लेते हैं, यानी कि कंप्रेस कर लेते हैं। उससे क्या होता है, इसका साइज भी कम हो जाता है और आप जिप फाइल को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जिप फाइल का यूज करते हैं। जिप फाइल का एक्सटेंशन देखिए क्या होता है, .zip होता है और इस फाइल की खासियत है कि आप इसमें पासवर्ड भी लगा सकते हैं और आपकी फाइल क्या होती है, सेफ रहती है और कम साइज होने की वजह से इंटरनेट पर आसानी से शेयर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडिया में क्रेडिट कौन कंट्रोल करता है? भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इंडियन बैंक? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी, भारतीय रिजर्व बैंक। कि जितना भी इंडिया में लेन देन होता है वो सारा आपका RBI यहाँ पे कंट्रोल करती है। RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा गया है डैश अधिकतम मात्रा में डेटा को संग्रहित कर सकता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो अधिकतम मात्रा में डेटा को संग्रहित कर सकता है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, DVD या फिर CD? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका हार्ड डिस्क। ठीक है, ये ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। हार्ड डिस्क देखिए जिसे हम लोग HDD भी कहते हैं, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, ये क्या है, एक तरह की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वॉलेटाइल मतलब जहां पर भी कंप्यूटर बंद होने पर या फिर लाइट जाने पर आपका डेटा नष्ट नहीं होता है, वो आपकी होती है नॉन वॉलेटाइल। और अगर मान लीजिए लाइट चली जाए, आपका डेटा सारा उड़ जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो वो आपकी होती है वॉलेटाइल मेमोरी, जो कि रैम होती है। ठीक है, रैम क्या होती है, वॉलेटाइल, और रोम होती है नॉन वॉलेटाइल। तो हार्ड डिस्क भी क्या है, आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आती है। अब देखिए हार्ड डिस्क का काम क्या है, कंप्यूटर डाटा को स्थायी रूप से, ठीक है, संग्रहित करना, यानी कि परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं और दोबारा भी उसे प्राप्त कर सकते हैं। नॉन वॉलेटाइल डिवाइस देखिए क्या है, ये जो कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के डेटा को लंबे समय तक स्टोर रख सकती है। तो ये आपका हार्ड डिस्क यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो पैकेट को अपने अंतिम डेस्टिनेशन की तरफ निर्देशित करता है? आपको बताना है कि कौन सी ऐसी नेटवर्क डिवाइस है जो पैकेट्स को अपने अंतिम यानी कि लास्ट डेस्टिनेशन तक निर्देशित करता है। मॉडेम, गेटवे, राउटर या फिर नोड? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राउटर। ठीक है, हो सकता है आपको बहुत नया लग रहा हो, आपने ना पढ़ा हो। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई सेंडर है, ठीक है, आपने कोई फाइल किसी को भेजी और यहाँ पे रिसीवर है। आपने यहाँ पे जो डाटा भेजा, आप यहाँ पे जो डाटा आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वो नेटवर्क के थ्रू होता है और जो डाटा देखिए आपका जाता है तो वो क्या करता है, बहुत सारे पैकेट्स में बट जाता है। ठीक है, बहुत सारे पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है और ये पैकेट्स आपके होते हैं। तो ये पैकेट्स को यहाँ से लेके डेस्टिनेशन तक पहुँचाना ये राउटर निर्देशित करता है। तो यही पूछा गया है कि कौन सा डिवाइस है जो पैकेट को अपने अंतिम डेस्टिनेशन की तरफ निर्देशित करता है। तो वो हो गया आपका राउटर। तो देखिए हमारा जो नेटवर्क होता है, जो डाटा होता है, वो बहुत सारे पैकेट्स में बंटता है और फिर अपने रिसीवर के पास पहुंचता है। तो इसके बीच में जो प्रक्रिया होती है पैकेट्स में बंटना और फिर यहाँ से अलग अलग रास्तों से होकर पहुंचता है, तो ये प्रक्रिया इतनी जल्दी होती है कि आपको ये सब पता नहीं चलता है कि पैकेट्स भी बंटते हैं और फिर अलग अलग रास्तों से जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए राउटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि राउटर क्या है, हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस है और इसका इस्तेमाल नेटवर्क में किया जाता है। जब भी कोई डाटा जो एक पैकेट के रूप में, ठीक है, एक पैकेट के रूप में एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रेवल करता है, तब राउटर जो है वो पैकेट डाटा को रिसीव करता है और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन छुपी होती है उसको एनालाइज करने के बाद डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंचाता है। ठीक है, फॉरवर्ड करता है यानी कि पहुंचाता है। और इस नेटवर्किंग डिवाइस को अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में वायर या वायरलेसली जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी रीड एवं राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देता है? रोम, रैम, EPROM या नन ऑफ
दिस। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रैम। क्यों? देखिए रोम क्यों नहीं होगा, सबसे पहले ये बात करते हैं रोम क्यों नहीं होगा। रोम का मतलब ही है रीड ओनली मेमोरी, यहाँ राइट का कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा रैम, जहाँ पे आप रीड एवं राइट दोनों तरह के ऑपरेशंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्लाइंट और किसकी तरह काम करता है? आपको बताना है पीयर टू पीयर नेटवर्क में जो क्लाइंट होता है वो और किसकी तरह काम करता है, सर्वर की तरह, वेबसाइट की तरह, यूएसबी की तरह या नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सर्वर। ठीक है, देखिए पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ पे 10 कंप्यूटर या 5 कंप्यूटर 4 कंप्यूटर आपके नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप यहाँ पे कुछ सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने इससे पूछा, आप ये इसको आप जवाब दे देगा, लेकिन क्या है अगर आप इससे भी पूछेंगे तो ये भी आपको जवाब दे सकता है। तो एक क्लाइंट सर्वर की तरह भी काम करता है। ठीक है, एक क्लाइंट सर्वर की तरह भी काम करता है और क्लाइंट की तरह भी काम करता है, यानी कि आप उससे रिक्वेस्ट कर भी सकते हैं और वो भी आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो देखिए ये एक तरह का कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है, जैसे कि आप गूगल से कुछ पूछते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, टाइप करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे ये चीज़ जाननी है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो गूगल क्या करता है, आपको रिप्लाई करता है, बहुत सारे वेब पेजेस दिखाता है, आपको कंप्यूटर की अलग अलग वेबसाइट्स दिखाता है। तो ये क्या है, आपने उसे आप एज अ क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जो सर्वर होता है वो आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आपको वो नॉलेज देता है, आपको वो इन्फॉर्मेशन देता है। तो कुछ इसी तरह क्लाइंट और सर्वर यहाँ भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, हर एक क्लाइंट सर्वर की तरह भी काम कर सकता है और हर एक सर्वर क्लाइंट की तरह भी काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सा डोमेन व्यवसाय के लिए प्रयोग किया जा सकता है? .net, .org, .edu, .com। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका D.com, जो कि कॉमर्शियल के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये आपका व्यवसाय के लिए काम आता है। ठीक है, बाकी ये आपका नेटवर्क के लिए आता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए आता है और ये एजुकेशन के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा गया है कौन से विकल्प को छोड़कर आप नई प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं? Ctrl+N, फाइल मेन्यू में जाकर न्यू प्रेजेंटेशन में, या Ctrl+O, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Ctrl+O। ठीक है, इसको छोड़कर बाकी जो दो ऑप्शन है आपके पास, आप इसके थ्रू नई प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। Ctrl+O से क्या होता है, आपकी जो सेव्ड फाइल होती है वो ओपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तमान स्लाइड में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+F5, F5, Shift+F5 या Alt+F5। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका Shift+F5। यदि मान लीजिए आपकी 20 स्लाइड्स हैं और 20 में आप 10वें नंबर पे हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं 10वें नंबर से ही स्लाइड शो स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो आप Shift+F5 का यूज करके 10वें नंबर की स्लाइड से शो स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप केवल F5 प्रेस करेंगे तो आपका जो स्लाइड शो होगा वो 1 नंबर से ही स्टार्ट होगा। तो उम्मीद है ये सेशन आपको समझ में आया होगा, आपने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टा पे और फेसबुक पे। यहाँ पे आपको जीएस की पोस्ट है, कंप्यूटर की पोस्ट है, और अगर आप टीचिंग से जुड़े हैं, सीटेट या सुपर टेट कर रहे हैं तो वहाँ भी आपके लिए मनोविज्ञान की बहुत सारी पोस्टें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। साथ साथ में करंट की, हिस्ट्री की भी पोस्टें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।